Hello student, once again welcome back to my YouTube channel Account Hub. Today I will discuss difference between authority, responsibility and accountability. हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं कि इनके मतलब क्या होते हैं, इनको डिफाइन कर चुके हैं, उनके बारे में उनके मेरिट्स डिमेरिट्स को भी हम लोगों ने लास्ट की क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इनके बारे में हम लोग डिफरेंस को पढ़ेंगे, जिसमें अथॉरिटी का मतलब क्या होता है। एक तरीके से सिंपल सा पहला डिफरेंस हम लोग बात करते हैं किसके बेसिस पे, मीनिंग के बेसिस पे। इनका डिफरेंस क्या होता है। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि जो राइट्स होते हैं, जो पावर होते हैं कि हमारे फर्म्स के, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के जो रिसोर्स हैं, उन रिसोर्स का यूज करने का राइट्स क्या किया जाए, अपने सबऑर्डिनेट को दे दिया जाए। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, अपने से नीचे वाले जो पर्सन्स वर्कर होते हैं उन वर्करों में। जस्ट लाइक हम लोग बात करते हैं कि सबसे बिजनेस में सबसे ऊपर में टॉप में क्या होता है, डायरेक्टर, डायरेक्टर के बाद क्या होता है जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर के बाद हर जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर होता है, फिर हमारा एक होता है उसको मार्केटिंग मैनेजर होता है, फिर हमारा एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर होता है। इन मैनेजरों के अंडर में आपके क्या होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं। तो इन सुपरवाइजरों के अंडर में क्या होते हैं, वर्कर्स होते हैं। तो उसने क्या किया, डायरेक्टर ने हर राइट्स को जो जनरल मैनेजर के पास था या जनरल मैनेजर के जो पास था, उसने अपने क्या किया, अपने सारे राइट्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को दे दिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मतलब कि कहां से रॉ मटेरियल परचेज करेगा, किस तरीके से गुड्स को बनाएगा, गुड्स की क्या क्वालिटी रहेगी, ये सब देख रेख का सारा जिम्मेवारी किसको दे दिया, प्रोडक्शन मैनेजर को दे दिया। फिर उसके बाद हमारा क्या मार्केटिंग मैनेजर, कि ये गुड्स जो है ये मार्केट में कहां बेचा जाएगा, मीन्स कि ये सब के लिए जो राइट्स है उसके, और किस किस तरीके से अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशंस के या उस इंटरप्राइजेस के जो रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज का यूज कैसे किया जाएगा, उसको भी वो क्या कर देता है, यूज करने की अथॉरिटी किसको दे देता है, अथॉरिटी किसको ट्रांसफर कर देता है, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट को जब ट्रांसफर किया जाता है राइट्स और या तो पावर, कि वो यहाँ पे डिसीजन भी ले सकता है, जरूरत पड़ने में डिसीजन, हर चीज के लिए डिसीजन के लिए टॉप लेवल से नहीं पूछेगा, मतलब जनरल मैनेजर से नहीं पूछेगा, स्वयं वो डिसीजन भी ले सकता है। अगर बिजनेस में अचानक कहीं रॉ मटेरियल की नीड पड़ गई और थोड़ा बहुत ज्यादा हाई रेट पे मिल रहा है, तो वो स्वयं डिसीजन भी ले सकता है। इसीलिए कहा कि क्या होता है, एक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किया जाता है। डेलीगेशन मीन्स कि हमारे पास जो राइट्स हैं उस राइट्स को मैं अपने सबऑर्डिनेटों में क्या करें, ट्रांसफर कर दे, कि वो हमारे बिजनेस के यूज कर सके, क्योंकि उसमें टाइम ऑफ वेस्टिंग कम होता है। फिर हर चीज के लिए हमको टॉप लेवल के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अथॉरिटी। और कभी भी बेटा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे एक छोटा लेवल का बिजनेस हो, स्वयं सभी कार्य को वो कर ले, ऐसा तो है नहीं। अगर आप एक छोटा सा शॉप भी होगा तो ये नहीं कि सुबह उठ के आए, ताला खोले, झाड़ू लगाए, ये पूरा, उसके बाद ऑफिस मैनेजमेंट करना, हर सामान उसको बेचना और उससे पैसा लेना और बैंक में जाके जमा करना, ये पॉसिबल ही नहीं है। चाहे छोटा से छोटा बिजनेस होगा, सभी जगह जो वहां पे वर्कर्स होंगे, उन वर्करों को भी कुछ अथॉरिटी, कुछ राइट्स उनको क्या किया जाता है, दिया जाता है। किसके द्वारा, जो वहां का हेड होगा, जो शॉप का, तो उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, अथॉरिटी। की ट्रांसफर ऑफ राइट्स या ट्रांसफर, जो कमांड होता है, कमांड ले को क्या कर देता है, वो ट्रांसफर कर देता है किस पे, कि जो हमारे सुपीरियर होते हैं, इसके द्वारा किस पे किया जाता है, सब ऑर्डिनेट को किया जाता है। अच्छा, दूसरी हमारी आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है बेटा, ऑब्लिगेशन टू द परफॉर्म एंड असाइन टास्क। अब टास्क को असाइन कौन करता है, जो टॉप लेवल होता है, वो जो एक पर्टिकुलर टास्क देता है, मुझे उसी बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्ट है, उसी टास्क के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, वर्क को करना है। और कैसे करना है, इन द बेस्ट मैनर में, जो सबसे बेस्ट तरीका होगा उस काम को करने का, उसी तरीके से हम लोग उस काम को क्या करेंगे, जो सबसे बेस्ट तरीका होगा, जिसमें क्या होगा, इफिशियंसी और इफेक्टिवली हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, एंटरप्राइजेस के लिए वो होगा। ठीक है, तो वही ऑब्लिगेशन ऑफ द परफॉर्म के प्रति हमारा क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ऑब्लिगेशन होता है। नेक्स्ट हमारा होता है अकाउंटेबिलिटी। अब क्या होगा, मुझे राइट्स मिला, मुझे ये काम पर्टिकुलर करना है, उसको सबसे मिनिमम तरीके से। अब काम करने के बाद भी बेटा हमको रिपोर्ट करना पड़ता है कि आपका आफ्टर डन द वर्क, जब हम लोग काम को कंप्लीट करते हैं उसके बाद आपको ये इंश्योर करना पड़ता है। किसको इंश्योर करना पड़ता है, आंसरेबिलिटी भी बोलते हैं, कि हम लोग आंसर देते हैं, किसको देते हैं, जो हमको जिसने राइट्स दिया, जिसने हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि इस काम को ऐसे करो, इस तरीके से करो,
उसने और उसको सबसे बेस्ट वे से हम लोग करते हैं, तो उसके बाद काम को कंप्लीट होने के बाद उस काम का रिपोर्ट हम लोग को सबमिट करना होता है। किसके पास रिपोर्ट सबमिट करना होता है? अपने सुपीरियर को, जो उसका आंसर देना पड़ता है। उसी चीज को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? हमारी वो क्या होती है? अकाउंटेबिलिटी होती है। अथॉरिटी हमको मिलता है सुपीरियर से, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमको वहां से होता है। असाइन कौन करता है? सुपीरियर असाइन करता है, और फिर उसका रिपोर्ट कौन देता है? मेरे के पास देता है। तो वही हम लोग किसके नाम जानते हैं बेटा? अकाउंटेबिलिटी के नाम जानते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमारा जो आता है बेटा, ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारी आती है पॉइंट कि अथॉरिटी का जो ओरिजिन प्लेस कहाँ है, तो अराइज फ्रॉम द रैंकिंग इन ऑर्गेनाइजेशंस। ये कहां से होता है? रैंकिंग इन ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस की जो रैंक होती है, रैंक मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो पोजीशन होता है, पोजीशन के बेस पे हम लोग को कहां से होता है कि जैसे होता है ना कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, फिर हमारा लोअर लेवल। लोअर लेवल में कि इसका जो एराइज होता है, एराइज मतलब ये कहां से उत्पन्न होता है, क्योंकि देखो अथॉरिटी जो होती है वो सुपीरियर से सबऑर्डिनेट को ही जाता है। मीन्स कि इसको आप लोग देखते हो कि इसका जो फ्लो होता है वो कहां होता है? टॉप लेवल से कहां जाता है? बॉटम लेवल। टॉप लेवल में डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ये होते हैं, वहां से हम लोग कहां पहुंचते हैं? लोअर लेवल बोलो या बॉटम लेवल तक जाता है। मीन्स कि जो अथॉरिटी को ट्रांसफर किया जाता है वो कैसे किया जाता है? डाउनवर्ड। कैसे किया जाता है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब ऊपर से नीचे। सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन कौन होता है? जो सबसे ऊपर बैठा रहता है। फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। सबके पास क्या होता है? राइट्स होता है। कमांड मतलब कोई भी डिसीजन लेने का राइट्स होता है, उसकी हम लोग बात करते हैं। फिर हमारा यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एराइज कहाँ होता है? एराइज फ्रॉम द डेलीगेट द अथॉरिटी। डेलीगेट का मतलब क्या होता है कि जो राइट्स हैं सभी काम को स्वयं अपने आप नहीं कर सकता, वो अथॉरिटी को जब डेलीगेट करता है। डेलीगेट मतलब कि अपने पावर को दूसरे कौन से? सबऑर्डिनेट को जब वो देता है, तो उस कंडीशन में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐसा नहीं कि मुझे केवल पावर मिलेगा, उस काम को करने का भी हमें क्या मिलता है? एक ऑब्लिगेशन होता है कि नहीं, उस काम को मुझे पूरा करना है, एक बेस्ट वे से पूरा करना है। जो एक उसका सबसे बेस्ट वे, सबसे मैनर होगा, उसी मैनर में हमको उस वर्क को क्या करना होगा? कंप्लीट करना होता है। फिर और ये कैसे होता है बेटा? रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है कैसे? अपवर्ड होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होता है बेटा? अपवर्ड होता है। अपवर्ड मतलब कि बॉटम टू टॉप लेवल। मीन्स लोअर लेवल से कहा जाता है? टॉप लेवल। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा किसके ऊपर होती है? लोअर लेवल पे। लोअर लेवल पे मतलब सुपरवाइजर। फिर सुपरवाइजर अगर काम को टाइमली पूरा नहीं करेगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर हो जाएगी? प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर किससे भी अगर काम को पूरा नहीं कर पाएगा तो उस सब की अब उससे ज्यादा अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है सबसे ज्यादा नीचे, ऊपर जाते जाते इस काम को पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती चली जाती है। जनरल मैनेजर फिर डायरेक्टर तक लेके चला जाता है, क्योंकि डायरेक्टर को ही उस काम को क्या करना? पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट करवाना होता है, तभी मार्केट में वह प्रोडक्ट क्या होता है? इफेक्टिवली और इफिशियंसी होगा। अब देखो बेटा, हम लोग बात करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी कहां से राइज होता है? एराइज फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो स्पेसिफिक टास्क है उसको हमको कंप्लीट करना है, और हमने जब क्या किया? काम को कंप्लीट किया कि जो हमारा असाइन टास्क था, मीन्स जो आउटकम था, जो हमारा असाइन टास्क है या जो असाइन आउटकम है, उस आउटकम मतलब जो हमारी रिपोर्ट है, रिजल्ट है, उस कंप्लीट होने के बाद वर्क को हमें अपने सुपीरियर को क्या करना होता है? बताना होता है। तो ये मेरी भी क्या होती है बेटा? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि रिपोर्ट को उनको मुझे देना है। यही मेरी क्या कहलाती है? अकाउंटेबिलिटी होती है। ये एराइज कहां से होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कि आपने पर्टिकुलर टाइम में और स्पेसिफिक मेथड से उस काम को पूरा किया कि नहीं। उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा? अकाउंटेबिलिटी। और ये एराइज कहां से होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी से राइज होता है। ये कहां से राइज होता है? अथॉरिटी से राइज होता है। और ये कहां से राइज होता है? रैंकिंग से राइज होता है। और इसका भी बेटा फ्लो क्या होता है? बॉटम से कहां होता है? इसको टॉप लेवल, मतलब लो लेवल से कहां चलता है? टॉप लेवल। लो लेवल का मतलब क्या होता है बेटा? कि नीचे से रिपोर्ट ऊपर में जाता है, फिर ऊपर से उसके ऊपर जाता है, मीन्स सुपरवाइजर, वर्कर से सुपरवाइजर से फिर हमारा रिपोर्ट कहां जाएगा? प्रोडक्शन मैनेजर से फिर कहा जाएगा? जनरल मैनेजर से फिर कहा जाएगा? हमारा डायरेक्टर के पास में जाएगा। ये स्टेप होता है हमारा क्या? रिपोर्टिंग करने का। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है बेटा? नेचर। नेचर का मतलब क्या होता है कि जनरेटेड फ्रॉम द पोजीशन। ये अथॉरिटी जो होती है वो किस नेचर की होती है कि ये पोजीशंस के बेस पे ही क्या होता है? जनरेट होता है, जो मैंने ऊपर ही स्टार्ट में बताया था। और ये क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होती है? असाइन किया जाता है। असाइन मतलब होता है ना ड्यूटी असाइन, पर्टिकुलर इस काम को करने के लिए आपको असाइन किया जाता है कि नहीं यही काम आप क्या करोगे।
पर्टिकुलर वर्क आपको क्या दिया जाता है, असाइन किया जाता है। आपको राइट के साथ साथ आपको दिया जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया जाता है कि ये वर्क, ये काम को कंप्लीट करने का इस पर अब किस वे से करोगे, जो पर्टिकुलर मैनर होगा कि उसी पर्टिकुलर मैनर से आपको उस काम को कंप्लीट करना। असाइन मतलब होता है ड्यूटी को असाइन करना कि आपको ये काम ही करना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये क्या होता है कि हमारा अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, एक्सेप्ट करते हैं कि हमें जब ड्यूटी असाइन होता है तो मैं क्या करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं कि नहीं, इसका रिपोर्ट भी मैं आपको आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द वर्क मैं आपको रिपोर्ट भी दूंगा। ये मैं क्या करता हूं, मेरी अकाउंटेबिलिटी है तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करता है, असाइन किया जाता है, मेरे ऊपर एक तरीके से थोपा जाता है, लगाया जाता है, चार्ज किया जाता है कि नहीं यही पर्टिकुलर आपको काम करना है राइट देने के बाद। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन होता है और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, एक्सेप्ट किया जाता है कि हाँ वर्क कंप्लीट करने के बाद मैं आपके को रिपोर्ट सबमिट करूंगा या आपको रिपोर्ट मैं दूंगा। मतलब आंसरेबिलिटी होती है कि आपको मैं जवाब भी दूंगा कि हाँ वर्क को मैंने पर्टिकुलर वे से या किस मेथड से किया, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट क्या होता है कि यहाँ पे एबिलिटी टू द गिव ऑर्डर। अब इसमें क्या होता है, इसका रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से कि अथॉरिटी जब होती है कि आपके पास क्या आ जाता है, पावर आ जाता है, पावर राइट्स आ जाता है। और किस चीज का पावर आता है कि किसी भी अपने जो सब ऑर्डिनेट है उसको क्या तुम दे सकते हो, ऑर्डर दे सकते हो। ऑर्डर देने का आपके पास क्या आ जाता है, पावर आ जाता है, राइट्स आ जाता है कि आप किसी भी रिसोर्स या ऑर्गेनाइजेशन का यूज कर सकते हो और उसको बता सकते हो, ऑर्डर दे सकते हो। यहाँ क्या होता है, एबिलिटी टू द फॉलो ऑर्डर। इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या होती है बेटा कि जो ऑर्डर दिया गया है उस ऑर्डर को आपको क्या करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में फॉलो करना पड़ता है कि वहां से मिला है कि नहीं, इस मेथड से आपको काम करना है तो मुझे फॉलो करना उसी मेथड से, चाहे बिजनेस को लॉस हो कुछ नहीं, जो भी हमारा सुपीरियर बताया है उसी मेथड को हमको क्या करना है, केवल यहाँ पे फॉलो करना होता है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, एबिलिटी टू द आंसरेबल। आंसरेबल का मतलब आपको मैं फिर बार बता रहा हूं कि रिपोर्टिंग करना। किसको रिपोर्टिंग करना, कि जो हमारे सुपीरियर होंगे। और ये क्या होता है, हमारा अपवर्ड होता है। नेक्स्ट होता है हमारा डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब आप लोगों ने बताया कि राइट्स को ट्रांसफर करना। डेलीगेशन क्या होता है, ट्रांसफर कर देना अथॉरिटी को। किसको, हम लोग किसको अथॉरिटी को ट्रांसफर कर देते हैं, सब ऑर्डिनेट को। तो वही यहाँ पे नेसेसरी होता है, एक अथॉरिटी को ट्रांसफर करना नेसेसरी होता है। क्यों नेसेसरी होता है कि एक पर्सन सारे वर्क को नहीं कर सकता, वो क्या करेगा, अपने सभी काम को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करता है, अपने राइट्स को अपने जूनियरों में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि अथॉरिटी क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेसेसरी होता है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट पॉसिबल। स्वयं सारा रिस्पॉन्सिबल रख लो कि जवाबदेही का उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब स्वयं अपने आप पूरा काम, यहाँ नॉट पॉसिबल एट ऑल लेवल। जरूरी नहीं है कि सभी लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। जो उसका सुपीरियर होगा केवल उस अपने से सबऑर्डिनेट को पूछेगा, सारे से नहीं पूछेगा। जस्ट एक इसका एग्जांपल देख लो कि अगर सुपरवाइजर कोई गलती करता है, टाइम पे कंप्लीट काम को नहीं कर पाता, तो उस कंडीशंस में उस वर्ग की जवाबदेही जो होती है, जो जवाब देने का होता है, जो अकाउंटेबिलिटी होती है बेटा, वो किसकी होती है, वो रिस्पॉन्स उसको कंप्लीट करने के लिए प्रोडक्शन मैनेजर की। न तो सुपरवाइजर न वर्कर्स, आप किसी को भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि काम को पर्टिकुलर टाइम से पर्टिकुलर प्रोडक्शन देना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पूरी प्रोडक्शन मैनेजर की। वो उससे नहीं पूछे। जितनी गलती आपके वर्कर्स की होगी उतनी ही गलती प्रोडक्शन मैनेजर की भी मानी जाती है। यही प्रिंसिपल ऑफ द, हम लोग इसको भी बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ द, हम लोग बोलते हैं अथॉरिटी या उसको डेलीगेशन से अकॉर्डिंग। अभी हम इसमें एक पॉइंट को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, इसको बताएंगे इसका मतलब क्या होता है कि जितनी गलती आपके वर्कर्स की होती है, जितनी गलती आपके सुपरवाइजर की होती है, उतनी ही गलती प्रोडक्शन मैनेजर को भी होती है। तो किसके नजर में, जनरल मैनेजर के नजर में। इसीलिए कहा गया कि नॉट पॉसिबल कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हर जगह जाए, ये इसको डेलीगेट किया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरे को में बांटा जाए, ये पॉसिबल नहीं है। बट अकाउंटेबिलिटी भी ये नहीं कि काम जो कंप्लीट किया वो अपना ये भी नहीं कर सकता कि अपने कि हाँ रिपोर्ट तुम सबमिट कर देना। जो पर्सन काम कंप्लीट किया उसी पर्सन को रिपोर्ट भी सबमिट करना पड़ता है। मींस आंसरेबिलिटी उसी के पास होती है। आंसरेबिलिटी जो होता है वो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट एक अथॉरिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नेसेसरी होता है। ये हमारा डिफरेंस बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। हमने लेटर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है।
और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो चैप्टर हमने पढ़ा था उस चैप्टर्स में हमने इस बारे में डिस्कशन किया था कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है। सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि सारे राइट्स और पावर सारे किसके पास में होते हैं, किसी फ्यू मेंबर्स के पास में अगर होंगे पूरी ऑर्गेनाइजेशंस के, तो उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं, सेंट्रलाइज के नाम जानते हैं। और जब उसी की सभी राइट्स और पावर को क्या कर दिया जाए, हम लोग के जो डिसीजन मेकिंग जो राइट्स और पावर है उनको हम लोग क्या कर दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए पूरे मेंबर्स में, तो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरों में, तो उसको हम लोग किसके नाम जाए, डिसेंट्रलाइजेशन के नाम से। अब मेंबर का इन द सेंस यहाँ पे मेंबर का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट। हमारे यहाँ कितने मैनेजमेंट है, 3 मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। अब क्या होता है, सारे डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास में रहता है, हमारे यहाँ पे जो रहता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास में रहता है वो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन। फ्यू मेंबर का मतलब सेंट्रलाइजेशन। और जब उसी को सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, मिडिल लेवल और लोअर लेवल वाले में भी अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, तो उसको हम लोग क्या किसके नाम जाते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। जस्ट लाइक ये आप देखिए, आपका ये क्या है, पूरा पंच, जो ये हमारी पूरी एक मुट्ठी बधी हुई है, अगर ये बधा हुआ है तो पावर केवल किसमें, ज्यादा पावर किसमें लगेगा, पूरे मुट्ठी में लगेगा। किसमें लगेगा, पूरा मुट्ठी है, तो ये एक होती है। तो अब इसमें क्या है, सारा पावर एक जगह इकट्ठा हो गया, तो उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, सेंट्रलाइजेशन। और जब ये पूरा खुल जाता है तो सारे फिंगर अलग अलग हो जाएंगे। हर फिंगर की पावर क्या होती है, अलग अलग हो जाएगी। हर फिंगर की पावर क्या होगी, अलग अलग हो जाएगी। अकेला इस फिंगर के द्वारा किसी को भी मारा नहीं जा सकता, उतना चीज जल्दी उठाया नहीं जा सकता। क्या किया जाता, उतना पावर नहीं लगेगा लेकिन उतना पावर नहीं, तो इसी को क्या कर दिया गया बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। इसका सेंस दूसरा मत लेके चलना, मुट्ठी बन गई मतलब फ्यू मेंबर्स के पास में आ गए, केवल एक मेंबर के पास में या ऑर्गेनाइजेशन 2 मेंबर के पास में रह गए, तो उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, सारे पावर ओवर जितने पावर राइट्स कमांड्स होते हैं वो केवल किसके पास में, फ्यू मेंबर के पास में, मींस टॉप लेवल के पास में रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन, मींस सारा पावर। और जब इसको खोल दिया गया तो ये सारे फिंगर्स में जब डिवाइड हो गए, तो अलग अलग फिंगर्स जब हो गए, तो उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन के पार्ट के नाम से जानते हैं, जो उसके राइट्स वगैरह होते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन। इट रिफर टू कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी या अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब जो डिसीजन मेकिंग के पावर है वो क्या हो, इन फ्यू हैंड्स, केवल कुछ लोगों के पास। फ्यू हैंड का इन द सेंस मतलब केवल टॉप लेवल के पास में अगर रहता है, तो हम लोग उसको किसके नाम से जानते हैं, सेंट्रलाइजेशन के नाम से जानते हैं। हम लोग किसके नाम जानते हैं बेटा, सेंट्रलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब हमारा आता है बेटा डिसेंट्रलाइजेशन। इट रिफर टू शेयरिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी थी उसको मैंने क्या कर दिया, शेयर कर दिया विथ द, किसके साथ, लोअर लेवल के साथ में। हमने क्या कर दिया, लोअर लेवल के साथ में जब हम लोग शेयरिंग कर देते हैं जो भी डिसीजन मेकिंग राइट्स होते हैं, तो उसको हम लोग किसके नाम में, डिसेंट्रलाइजेशन। ऐसा किया क्यों जाता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसका एक पर्सन सारे काम को नहीं कर सकता। छोटा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो एक ही पर्सन सारे जितने भी ये होते हैं ना कि जो पावर होते हैं, जितने भी डिसीजन मेकिंग होते हैं, सब अपने पास रखा रहेगा। काम तभी होता है लेकिन वो उतना ज्यादा सेंट्रलाइज नहीं होता। उसको हम लोग क्या होता है, सारा काम दूसरे से, लेकिन वो राइट सबका डिसीजन लेने का अपने पास रखा रहता है। जस्ट लाइक एक सिंपल सा एग्जाम्पल कौन है, एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लेके चलते हैं। एग्जाम्पल में हमारे यहाँ कौन है, मैनेजर है। अब मैनेजर अपने पावर को, अपने राइट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है किसमें, जो अपने यहाँ के, किसमें, मैनेजर का इन द सेंस मतलब ये जनरल मैनेजर के तरीके से इसको मान सकते हो। अब इसको किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रोडक्शन मैनेजर्स, मार्केटिंग मैनेजर्स और हमारा कौन हो गया, अकाउंटिंग मैनेजर्स। 3 मैनेजरों में, या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर बोल सकते हो। इन मैनेजरों में वो क्या कर दिया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने पावर को, कि अब जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड जितना भी चीजें होंगे, मतलब पावर देने का मतलब कि यहाँ पे फुल पावर की, ऑटोनोमस की बात हम लोग करते हैं, या पूरी यूनिटी की बात करते हैं कि यहाँ पे जो इसने अथॉरिटी दिया वो फुल दिया है, सम अथॉरिटी नहीं बेटा। यहाँ पे फुल जब ट्रांसफर करते हैं तो हम लोग उसको किसके नाम जानते हैं, सेंट्रलाइजेशन के नाम से हम जानते हैं। जब भी क्वेश्चंस आपके केस स्टडी आएंगे तो उसमें बेटा फुल, अगर सम कहेगा तो सम कहने का मतलब कि पूरा पावर ना देके कुछ पावर दिया गया, मतलब मेन पावर। जब यहाँ पे पावर मैनेजर के द्वारा प्रोडक्शन मैनेजर को दिया गया कि अपने आप
इसके अकॉर्डिंग जो टास्क असाइन किया गया उसी काम को ये करेंगे, बेस्ट वे से करेंगे, बेस्ट मैनर में करेंगे, जो सबसे सुटेबल मैनर होगा उसी मैनर में परफॉर्म करेंगे। बट प्रोडक्शन मैनेजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल परचेज करके लाएगा, अपने नीड के अकॉर्डिंग वर्कर को अपॉइंटमेंट करेगा। ये सारी चीजें वो क्या करता है, प्रोडक्शन मैनेजर करेगा। मार्केट से चीजों को ले आना, कब रॉ मटेरियल को लाना है, कब कौन से पर्सन को कहां पे लगाना है, ये सारा राइट्स किसको दे दिया गया, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन। क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर केवल इसके द्वारा असाइन किए गए टास्क को ही करेगा। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, ऐसे ही मार्केटिंग मैनेजर कि इस प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे भी सेल करना है, जो अब बेनिफिट में लेते हुए, तो अब वो क्या करेंगे, सारा डिसीजन किसका होता है, मार्केटिंग मैनेजर। यहां पर मैनेजर को केवल क्या इसके प्रति क्या अकाउंटेबिलिटी है, ये केवल ये चेक करता है। ये नहीं कि मैनेजर सब बांट दिया कि तुम बेचो, तुम पूरी अकाउंट्स को मैनेज करो और तुम क्या करो, प्रोडक्शन करो, तो वो जो जनरल मैनेजर वो बैठेगा, आराम नहीं करता बेटा। वो क्या करता है, वो एक उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होती है, हर समय प्रॉपर क्या करे, रिपोर्ट को लेता है, इसकी एक अकाउंटेबिलिटी होती है। उसको क्या करता है, जो असाइन किया गया वर्क को उसको क्या करे, वो चेक करता है, असाइन किए गए वर्क को ये क्या करता है, परमानेंट चेक करता रहेगा। तो उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं कि इसने अपना पूरा का पूरा बर्डन इन लोगों में बांट दिया, अपने पूरे राइट्स इनको दे दिए। राइट्स के साथ साथ इन्होंने क्या देता है, मतलब सारे अथॉरिटी देता है, पावर देता है, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है। तो सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है बेटा कि ट्रांसफर ऑफ द अथॉरिटी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, ये सारा प्रोसेस जो हुआ वो उसको हम लोग प्रोसेस को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। अब तो इसका स्कोप जो होता है वाइडर होता है, किससे, डेलीगेशन से। अभी डेलीगेशन क्या है, आप लोग लास्ट में पढ़ के आए हो, उसको फिर से हमको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, क्योंकि इसके बीच हमको कंपेरिजन करना है। डेलीगेशन से इसका जो फील्ड होता है वो बड़ा होता है, किसका, डिसेंट्रलाइजेशन का। अब उसके बाद क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन विल बी मल्टीप्लाइड बाय मेनी। अब डिसेंट्रलाइजेशन जो किया जाता है बेटा, वो 2 से अधिक लोगों में किया जाता है। कितने लोगों में किया जाता है, मोर देन 2%, ज्यादा लोगों में डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है। वो 2, 4, 10, 15, 20, 25, 50 कुछ भी हो सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन मींस पावर को बांट देना। उसके बाद क्या होता है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ट्रांसफर एट द एवरी लेवल। इसमें क्या किया जाता है, एवरी लेवल। अब ये क्या होगा, टॉप लेवल। ये मेरा कौन सा हो गया बेटा, ये मिडिल लेवल हो गया। अब यहां से हमारे क्या आते हैं, नीचे टीम वर्कर होंगे, गैंगमैन होते हैं इसमें। फिर हमारे पास टीम वर्कर, गैंगमैन, सुपरवाइजर होता है, ऑफिशियल मैनेजमेंट्स होते हैं, ये सब में बांट दिया गया। तो यही यहां कहा गया कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज ट्रांसफर एट द एवरी लेवल। हर लेवल पे क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर। प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रोडक्शन मैनेजर को, मार्केटिंग से रिलेटेड मार्केटिंग मैनेजर को, और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट को, सब में डिवाइड कर दिए। और सब में कुछ न कुछ पार्ट्स अंदर चल के हम लोग क्या किए, बना दिए। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, किसके नाम से, हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन के नाम से। अब डिसेंट्रलाइजेशन इज ए एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जो डेलीगेशन अथॉरिटी का ही बड़ा रूप है, इसका वही का बड़ा रूप होगा। जैसे जस्ट लाइक अब डेलीगेशन बार बार आ रहा है, डेलीगेशन अथॉरिटी क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स वेन मैनेजर ट्रांसफर सम, क्या मैंने बोला बेटा, यहां पर मैंने बोला इंटायर, इसमें इंटायर अथॉरिटी, यहां मैंने क्या बोला, सम ऑफ हिज अथॉरिटी। जो भी मैनेजर होगा, मैनेजर मतलब प्रोडक्शन मैनेजर ट्रांसफर सम ऑफ हिज अथॉरिटी मीन्स राइट्स, मीन्स पावर, मीन्स कमांड विथ हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट मीन्स सुपीरियर पर्सन्स। मैनेजर क्या, सुपीरियर के द्वारा सब ऑर्डिनेट को सम अथॉरिटीज केवल ट्रांसफर किया जाता है। क्या ट्रांसफर किया जाता है, अथॉरिटी, किसको, इमीडिएट सबऑर्डिनेट को। अब इमीडिएट सबऑर्डिनेट का मतलब कि समझ लो एक हमारा बिजनेस था जिसमें हम लोग बात करते हैं कि अब देखो कि यहां पे मिस्टर ए जो वर्क करता था, और कौन, मिस्टर ए के ऊपर वर्कलोड इतना बढ़ा कि मिस्टर ए उस वर्कलोड को संभाल नहीं सका। तो क्योंकि हर वर्कलोड को वो नहीं कर सकता, तो मिस्टर ए ने किसको रखा, मिस्टर बी को रखा, और इसको इसने क्या दे दिया, पावर। पावर मीन्स अथॉरिटी दे दिया
कि अब तुम इस काम को, बट पूरा अथॉरिटी नहीं, सम कुछ थोड़ा अथॉरिटी देता है, और साथ ही साथ इसको क्या देता है, एक टास्क भी जो होता है असाइन करता है। क्या करता है बेटा, टास्क असाइन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है। क्या देता है, ए बी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। अब बी की क्या बनती है, अकाउंटेबिलिटी बनती है कि जो उसको टास्क स्पेसिफाई किया गया है उसको एक जो सिंपल वे मैनर होगा उस मैनर में करके रिपोर्ट किसको देगा, मिस्टर ए को देगा। तो ये मिस्टर बी की क्या बन गई, अकाउंटेबिलिटी बन गई। ठीक, अब ऐसे ही बेटा जब हमारा आगे मिस्टर बी के पास बर्डन हो जाएगा तो मिस्टर बी किसको अपॉइंटमेंट कर लेगा, मिस्टर सी को। अब मिस्टर बी भी मिस्टर सी को क्या देगा, पावर देगा, लेकिन कुछ सम पावर मीन सब अथॉरिटी देगा, और फिर इसको ये क्या देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कुछ वर्क भी देगा इसको जो असाइन करेगा काम करने के लिए, और फिर ये रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा, मिस्टर बी को। रिपोर्ट सबमिट करने का मतलब कि जैसे अकाउंटेबल आंसर एबिलिटी मीन्स आंसर एबल जो होता है, आंसर देने के क्या पावर किसके पास, तो अब आंसर को, क्योंकि इसने वर्क को एक्सेप्ट किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट किया, इसलिए इनको आंसर भी देना पड़ेगा। अभी मैंने आपको डिफरेंस बताया था लास्ट ही स्टार्ट के वीडियो में कि मतलब क्या, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो मिस्टर सी किसको रिपोर्ट करेगा, केवल बी को। अब मिस्टर बी किसको करेगा, मिस्टर ए को करेगा। और मिस्टर ए जो है वो सपोज करो किसमें था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। किसमें था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या किसी एक डिपार्टमेंट मान लो। तो अब देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फिर मैनेजर्स, ये पूरे जो आपके आए, जो पूरा का पूरा जो पूरा एक हियरार्चिकल या जो स्ट्रक्चर बना, वही स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन। मैनेजर्स अपने वर्कलोड को कम करने के लिए प्रोडक्शन मैनेजर दिया, प्रोडक्शन मैनेजर ने अपने वर्कलोड को कम करने के लिए मिस्टर ए को दिया, मिस्टर ए ने अपने वर्कलोड को कम करने के लिए मिस्टर बी को दिया, अब मिस्टर बी ने किसको दिया, मिस्टर सी को। तो जो पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या कहलाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब मेन यही होता है कि इंटायर अथॉरिटी, इंटायर राइट क्या करना, विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करना अपने किसके, अपने से लोअर लेवल पे, या उसको हम लोग किसको बोलते हैं, लोअर लेवल पे जब ट्रांसफर करते हैं तो हम लोग उसी को किसके नाम से जानते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन के नाम जानते हैं। और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब सम अथॉरिटी, सम राइट्स केवल क्या करना, ट्रांसफर करना। किसको किसको ट्रांसफर करना, इमीडिएट सबऑर्डिनेट। इमीडिएट सबऑर्डिनेट मतलब जो हमारे सुपीरियर के द्वारा, सबऑर्डिनेट के द्वारा सीनियर से जूनियर को ट्रांसफर किया जाता है। दैट इज क्लियर। अब देखो सेंट्रलाइजेशन जो होता है, यह डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो होता है बेटा, वो उसका कैसा होता है, ये अपवर्ड होता है। ये ट्रांसफर कैसे किया जाता है, अपवर्ड। अपवर्ड मतलब टॉप लेवल से मिडिल लेवल, मिडिल लेवल से लोअर लेवल को ट्रांसफर किया जाता है। अब देखो बेटा इसका स्कोप केवल छोटे लेवल पर होता है, इसमें टॉप लेवल इन्वॉल्व नहीं होता। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में मिडिल लेवल और साथ ही साथ हमारा कौन इन्वॉल्व होता है बेटा, इसमें हम लोग बोलते हैं मिडिल लेवल और हम लोग बोल सकते हैं लोअर लेवल इन्वॉल्व होता है। बट इसमें जो होता है, इसमें हम लोग ट्रांसफर जो होता है एवरी लेवल, हर लेवल, सारे लेवल पे लोग इन्वॉल्व होते हैं। मतलब इंटायर अगर पूरा यहां से तक बात कर लिया तो भी डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे, और केवल इतना जब बात किया जाएगा इसमें ट्रांसफर किया गया तो इसको हम लोग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन अथॉरिटी का ही ये क्या है, बड़ा रूप होता है जो हम लोग किसको नाम जानते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन के नाम जानते हैं। इसलिए इसका स्कोप क्या होता है बेटा, छोटा होता है, लिमिट होता है। इसमें मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट ही शामिल होते हैं, इसमें हमारे टॉप लेवल के लोग शामिल होते हैं। इसीलिए इसका स्कोप क्या होता है, वाइडर होता है। टॉप लेवल में हमारे कौन आते हैं, डायरेक्टर, फिर हमारे डायरेक्टर के बाद हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ये सब होते हैं, इसमें शामिल होते हैं, इसमें वो शामिल करते हैं। अब देखो इसके बाद डेलीगेशन अथॉरिटी मल्टीप्लाइड बाय कितने से होता है, 2। इसमें केवल 2, 1-2 लोगों में किया जा सकता है, मतलब इमीडिएट सबऑर्डिनेट के साथ किया जा सकता है। और इसमें क्या होता है, मेनी, काफी लोगों में इसमें ट्रांसफर किया जा सकता है। ये दो लोगों में ही मल्टीप्लाइड किया जा सकता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 से अधिक लोगों में जब हम लोग उसको अपॉइंटमेंट करते हैं तो उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन के नाम से जानते हैं। जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को किया, मिस्टर बी ने मिस्टर सी को किया, तो ये क्या होगा, इसका सबऑर्डिनेट और ये इसका सुपीरियर, और ये जब इसको देगा तो ये इसका सबऑर्डिनेट और इसका ये सुपीरियर।
और इस तरीके से जब होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और जब ये एक से दो से अधिक लोगों में जब ट्रांसफर करता है तो हम लोग इसको किसके नाम से जानते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन नाम से। अब देखो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट ऑल द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और सारे जो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल है वो टॉप लेवल से हम लोग क्या करते हैं, जब भी टॉप लेवल से हम लोग बात किससे करते हैं, यहाँ टॉप लेवल से हम लोग क्या लोअर लेवल तक जब ट्रांसफर करते हैं, सभी लेवल में पूरे के पूरे थ्रू आउट ऑल द लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सभी ऑर्गेनाइजेशन के सभी लेवल पे जब ट्रांसफर किया जाता है, क्या ओनली अथॉरिटी ट्रांसफर उसमें क्या कहता है, ओनली अथॉरिटी को ट्रांसफर किया जाता है, नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफरेबल नहीं होती है, बट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्रांसफर किया जाता है। अथॉरिटी बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या होता है, अब यहाँ से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको तुम्हें देखना संभालना इस तरीके से करना है। इसमें जो ड्यूटी असाइन की केवल वो क्या रहता है, रिपोर्ट चेक करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ये क्या कर देता है, जैसे अब ये जो भी बनाएंगे जिस तरीके से बनाएंगे इसका रिपोर्ट किसको देंगे, प्रोडक्शन मैनेजर को। राइट भी ट्रांसफर किया और साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्रांसफर कर दिया कि सारा चेकिंग करना, तुम्हें बस प्रोडक्शन करना, मुझे वो रिपोर्ट दो कि तुमने कितना गुड्स को प्रोडक्शन किया, कितने टाइम में, ये इफेक्टिव हुआ कि नहीं या इफेक्टिवली है कि नहीं, उसके हिसाब से लेके बात को हम लोग को यहाँ करना पड़ता है। ठीक बेटा, अब हम लोग अगली पॉइंट पे आते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन मतलब एक तरह से बेनिफिट ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन का बेनिफिट किस किस पर्सन को मिलता है, कि हर चीज का मेरिट डिमेरिट होता है, किसी का फायदा किसी को होता है, किसी को नुकसान होता है। उसी तरीके से इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि इसका बेनिफिट किस किस को और किस तरीके से मिलेगा। पहला पॉइंट आता है रिलीफ टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। रिलीफ टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट का मतलब डिसेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड रिलीफ टॉप लेवल मैनेजमेंट as top level management shares authority and responsibility to lower level management। और जब वो कर देता है तो उस तरीके से क्या करता है, वो उसके पास क्या एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि पुट मोर फोकस ऑन की रेवेन्यू या की एरियाज या मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है उसकी तरफ उसका क्या होता है, मेन फोकस हो जाएगा। मीन्स कि प्लानिंग कैसे करेगा, प्लानर का काम हो ज्यादातर, उसका ऑपरेशनल वर्क से माइंड हट कर उसका माइंड कहाँ फोकस करेगा, प्लानिंग करेगा, पॉलिसी बनाएगा, कंपनी के लिए पॉलिसी बनाएगा, कौन सा उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा, इन सब चीजों पर उसका मोर फोकस हो जाएगा। दूसरा सेकेंड पॉइंट आता है क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन आफ्टर डिसेंट्रलाइजेशन प्रमोट सबऑर्डिनेट तो ये प्रमोट करता है कि जब भी पॉइंट ऑफ एक्शन मतलब काम जब हो रहा है, कुछ ऐसे सिचुएशन कुछ ऐसे चांसेस आते हैं जिस समय कि आप कम्युनिकेट टॉप लेवल मैनेजमेंट से नहीं कर सकते, उससे हो सकता है कि आपको वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ टाइम हो, उसका बिजनेस को ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा नुकसान समझना पड़े। तो डिसेंट्रलाइजेशन होने से आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट से बात करने की जरूरत नहीं होती है, आप उस कंडीशंस में तुरंत डिसीजन ले सकते हो जो बेस्ट होगा और उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है फैसिलिटेट ग्रोथ। अब फैसिलिटेट ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जब टॉप लेवल मैनेजमेंट टोटल का टोटल वर्क करता रहेगा, किस पे वर्क करेगा, जब भी वर्क करता है वो की फोकस करता रहेगा, किस पे करेगा, की फोकस का मतलब समझते हो कि जो प्लानिंग पे करता रहेगा और प्लानिंग पे करेगा, फिर दूसरा बेटा वो फोकस करेगा पॉलिसी बनाने पे, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट पे ध्यान देगा जब उसको यहाँ से रिलीफ मिलेगा। तो उसका क्या मतलब होगा कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होगा, उसको ग्रोथ होगा। उसके बाद आप जब सब ऑर्डिनेट को राइट्स दे देंगे तो सब ऑर्डिनेट के पास भी क्या हो जाएगा, एक अच्छा चांस, वो उसके पास भी अपॉर्चुनिटी होगा कि अपने आप को इंप्रूव करके दिखाए जिस पोजीशन पे जो उसको अथॉरिटी जो उसको पावर दिया गया। अब क्या करेगा कि जो सबऑर्डिनेट है वो भी अपना 100% पूरी पावर के साथ उस पोजीशन को इंप्रूव करके दिखाएगा, उसके पास भी अपॉर्चुनिटी होती है। और इधर से जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो भी क्या करेगा, अपना 100% फोकस करेगा किस पे, अदर पॉलिसियों पे, अदर ऑब्जेक्ट पे, जो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट पे कि उसको कैसे और इंप्रूव किया जाए। इस वजह से क्या होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन फैसिलिटेट टू द ग्रोथ कर जाएगा, हमारा सेंट्रल जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रोथ के ऊपर है। फिर बेटर कंट्रोल का मतलब क्या होता है
कि जब भी डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो डिसेंट्रलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, अथॉरिटी और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर किस पे करते हैं, सबऑर्डिनेट या मिडिल लेवल को हम लोग ट्रांसफर करते हैं। और उसके बाद जब हम लोग उसको ट्रांसफर करते हैं तो दोनों चीज ट्रांसफर करते हैं, तो उसकी जिसको ट्रांसफर करते हैं जो सबऑर्डिनेट होता है उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है, उसकी आंसरेबिलिटी होती है कि वो किसको करेगा, आंसर करेगा। उसके रिपोर्ट्स को किससे कम्युनिकेट करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करेगा। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा जो ड्यूटी असाइन किया गया होता है उसी ड्यूटी असाइन को वो वर्क करेगा, उसका वो रिपोर्ट उनको देगा। इस तरीके से वो उनके बीच में कम्युनिकेशन भी बना रहेगा और उनपे उनका कंट्रोल भी रहेगा, और इस तरीके से उसको बेटर कंट्रोल भी। नेक्स्ट है डेवलप इनिशिएटिव एमंग सब ऑर्डिनेट्स। अब सब ऑर्डिनेट्स जो होते हैं उसका क्या होता है, उसका इंपैक्ट क्या होता है, एक इनिशिएटिव स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि देखो सारा जो भी डिसीजन मेकिंग पावर होता है वो ट्रांसफर किसको कर दिया गया होता है, सब ऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब उससे क्या होता है, वो क्या होता है, अपने आप को प्रोवाइड्स उसको, इट प्रोवाइड मोटिवेशंस टू देम। उसको क्या करता है, एक तरीके से जब उसको सारे अथॉरिटी, सारे राइट्स उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके कमांड्स सब दे देते हैं, तो एक तरीके से उसको मोटिवेट मिलता है और मोटिवेट करता है, मोटिवेट होता है तो, और उससे वो क्या होता है, स्पिरिट होता है, इंस्पायर होता है, और वो क्या करता है, उस काम को शुरुआत करके करने में अच्छा काम करेगा और उससे और बेस्ट करने की कोशिश वो करेगा। वो क्या करेगा, उसमें कम्प्लीटेशंस अक्सर क्या होता है कि उससे क्या होता है, फ्यूचर्स में उसका डेवलपमेंट होगा और उसके लिए उसको क्या दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसको क्या दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये सब चीज होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर्स। अब फ्यूचर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग शेयर कर देंगे अपने राइट्स और अपने पावर्स को, जब हम लोग क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट को क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसका बेनिफिट मुझे क्या मिलता है, उसका बेनिफिट यही मिलेगा कि जो भी ट्रेनिंग उसको देना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग देंगे, हम लोग ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग करेंगे किस लिए, फॉर हायर जॉब के लिए। हम लोग ट्रेनिंग किस लिए उसको प्रोवाइड करेंगे, फॉर हायर जॉब के लिए उसको हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। और जब ट्रेनिंग देंगे तो वो फ्यूचर्स में मैनेजर स्किल उसके अंदर डेवलप होगा और मैनेजर स्किल्स डेवलप होगा तो उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क को करना और पसंद करेगा। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें थी इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम लोग एक लास्ट पॉइंट जो देखते हैं और डिफरेंस हम लोग पढ़ते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो अब हमारा जो आता है, सबसे पहला जो आता पॉइंट आता है मीनिंग का मतलब आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या होता है कि मैनेजर्स शेयर करता है, ट्रांसफर करता है अपने अथॉरिटी को किसके साथ, सबऑर्डिनेट के साथ, तो उसी को हम लोग क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीजंस पावर, किसके पावर एट वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मींस टॉप लेवल से हम लोग क्या करते हैं, लोअर लेवल को जब करते हैं तो उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन के नाम जानते हैं। इन्वॉल्वमेंट, इसमें कितने इन्वॉल्वमेंट होते हैं डिसेंट्रलाइजेशन में, वी बी मल्टीप्लाइड बाई टू का होता है, यहाँ क्या होता है, मेनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। नेक्स्ट हमारा आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें ट्रांसफर नहीं किया जाता, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर्ड नहीं किया जाता है, और यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्रांसफर किया जाता है। पॉइंट आता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रीडम ऑफ एक्शन। जो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्शन है, जो काम भी करते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में, वो क्या होता है, जो एक्शन होता है उसका कम होता है। मैंने पहले बताया था कि सम होता है, और यहाँ पे क्या होता है, मोर मतलब इंटायर अथॉरिटी के इस पे इसका जो एक्शन होता है, जो ये काम करने का दायरा होता है वो बहुत कम होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, पूरी ऑटोनोमस, पूरी यूनिटी ही उसको ट्रांसफर कर दी जाती है। पूरा कहा जाए कि पूरी अथॉरिटी उसको ट्रांसफर, पूरा पावर राइट्स दे जाए। मेजर काम करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन होता है, स्मॉल वर्क करने के लिए लोग क्या बोलते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट होता है इसका पर्पज। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का पर्पज क्या होता है कि इनेबल द मैनेजर टू फोकस ऑन कोर एक्टिविटी। ये चाहता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में कि जो वर्कर है, जो वर्कर अपने वर्कलोड को कम करना और दूसरे पे दे देना कि उसका जो मेन कोर एक्टिविटीज है, कोर एक्टिविटीज का मतलब जो उसका की रोल है वो अपने की रोल को करे, ऑपरेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो, उसके लिए वो क्या करता है, डेली। इसका पर्पज क्या होता है, पर्पज में मैंने बताया कि मैनेजर फोकस ऑन द कोर एक्टिविटीज। मैनेजर्स का जो मेन कोर एक्टिविटीज होता है केवल वो उसी काम करे, कोई ऑपरेशनल एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व न हो। ऑपरेशनल एक्टिविटीज का मतलब कि जो बिजनेस में मेन वर्क हो रहे हैं उन वर्कों में न करके उसका जो मेन फोकस है,
फोकस का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि वो पॉलिसी मेकिंग में करेगा, वो देखेगा, रिपोर्ट को चेक करेगा कि उस जिस अकॉर्डिंग वर्क असाइन किया है वो उस अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है कि नहीं, ये सब चीजों में वो ज्यादा फोकस करेगा। अब वो जनरली एक्टिविटीजों में इन्वॉल्व नहीं होगा। बट इसमें जो होता है, इसका पर्पज होता है इंक्रीज द रोल ऑफ द सबऑर्डिनेट। इसमें क्या वो कहता है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है कि जो सब ऑर्डिनेट होते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, उनके रोल को क्या कर देना, इंक्रीज कर देना। क्योंकि उनको ट्रेनिंग देना, उनको इसलिए इंक्रीज किया जाता है कि उनको फ्यूचर्स के लिए मैनेजर के रूप में भी देखा जाता है। उनको ट्रेन करके कि फ्यूचर्स में पूरी, अगर हमको पूरे बड़े लेवल पे बिजनेस करना है तो हमको डिसेंट्रलाइजेशन होगा। जैसे जैसे मेरा लेवल डेवलप होता जाएगा, मैं अपने ब्रांच को और डेवलप करूंगा, तो अपने उसी वर्करों में से उनको ट्रेंड करके, क्योंकि उनको फ्यूचर्स में उनको उनके रोल को बड़ा करना है। आज वो वर्कर है, फ्यूचर्स में उनको मैनेजर्स के रूप में हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन का मेन पर्पज यही होता है। अब कंपल्सन मतलब कंपल्सरी होता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, ऑल ऑर्गेनाइजेशन पे। कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता जिसपे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एप्लीकेबल नहीं होता। बट डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट से क्या होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। ये नहीं कि और किसी लेवल पे नहीं। डिसेंट्रलाइजेशन केवल टॉप लेवल में होता है, टॉप लेवल में होता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशनों में केवल किया जाता है। छोटे लेवल ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता। इसलिए कहा जा सकता है, एक लाइन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, आपसे इस पे कमेंट के रूप में पूछा जाता है कि जो आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज एवरी ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल है, बट डिसेंट्रलाइजेशन हर ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल नहीं है। इस पे कमेंट करिए और कमेंट करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस पे क्वेश्चन कभी कभी 1-2 नंबर में पूछे जाते हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो होता है एवरी ऑर्गेनाइजेशन में के लिए पॉसिबल है, बट डिसेंट्रलाइजेशन सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस पे एक कमेंट करके लिखिए और इस पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक बेटा, तो आज हम लोगों ने इस तरीके से पढ़ा और हमारा ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड केस स्टडी हम अपने वीडियो में आपको अपने नीचे उसमें डाल देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक बेटा, तो अब हम लोग चलते हैं बेटा। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। बाय बाय।